नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन सेशन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेशेंट रिलेशन एसोसिएट की 5th यूनिट, जिसका नाम है संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम। संक्रमण नियंत्रण मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल और उससे प्रिवेंशन। हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को एक जने से दूसरे जने में फैलने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं, हम कौन कौन सा ऐसा वर्क या ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारी यूनिट को आगे। कार्य सूची देखते हैं। पहले फर्स्ट है संक्रमण क्या है, जो हम स्लाइड नंबर 7 से 8 पर पढ़ेंगे। सेकंड, संक्रमण की परिभाषा, जो स्लाइड नंबर 9 पर पढ़ेंगे। तीसरा, संक्रमण का चक्र, संक्रमण कैसे फैलता है, जो हम स्लाइड नंबर 10 से 11 पर पढ़ेंगे। फोर्थ, संक्रमण नियंत्रण, जो हम स्लाइड नंबर 13 पर पढ़ेंगे। फिफ्थ, संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता, जो हम स्लाइड नंबर 14 पर पढ़ेंगे। सिक्स्थ, हमारा अपना स्वास्थ्य, जो हम स्लाइड नंबर 15 पर पढ़ेंगे। सेवंथ, वातावरण नियंत्रण, जो हम स्लाइड नंबर 16 पर पढ़ेंगे। 8, मरीज की स्वास्थ्य की स्थिति, जो हम स्लाइड नंबर 18 पर पढ़ेंगे। 9, संक्रमण नियंत्रण के उपाय, जो हम स्लाइड नंबर 20 पर पढ़ेंगे। 10, मानव सावधानियां, जो हम स्लाइड नंबर 21 पर पढ़ेंगे। 11, मानव सावधानियों के चरण, जो हम स्लाइड नंबर 22 से 23 पर पढ़ेंगे। 12, रोगी देखभाल के उपकरण और आपूर्ति, जो हम स्लाइड नंबर 24 पर पढ़ेंगे। 13, हस्तांतरण सावधानियां, जो हम स्लाइड नंबर 25 पर पढ़ेंगे। 14, विशेष अपशिष्ट संचालन, जो हम स्लाइड नंबर 26 पर पढ़ेंगे। 15, नुकीली चीजों का संचालन, जो हम स्लाइड नंबर 27 पर पढ़ेंगे। 16, संक्रमण नियंत्रण में पीआरए की क्या भूमिका होती है, जो हम स्लाइड नंबर 28 पर पढ़ेंगे। 17, हैंड हाइजीन के सिद्धांत, जो हम स्लाइड नंबर 29 पर पढ़ेंगे। 18, हैंड वॉशिंग करने के तरीके, जो हम स्लाइड नंबर 30 पर पढ़ेंगे। 19, स्वयं को संवारने और रख रखाव की तकनीक विकसित करना, जो हम स्लाइड नंबर 31 से 32 पर पढ़ेंगे। 31 to 32 पर पढ़ेंगे। 20, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और लाभ, जो हम स्लाइड नंबर 33 पर पढ़ेंगे। 21, अपने आप को सामान्य संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण करें, जो हम स्लाइड नंबर 34 पर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 22 नंबर पर, जो हम 12, 17 और 19 स्लाइड नंबर पर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है। अधिकांश बीमारी का मूल कारण किसी भी तरह संक्रमण से संबंधित होता है। संक्रमण का निश्चित पहलू शरीर के भीतर एक वांछित जीव के प्रवेश की बात करता है, जो अंत में मानव शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये जीवन मूल रूप से परजीवी होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए अलग शरीर की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के प्रजनन करने, बनाए रखने और यहाँ तक कि उपनिवेशक बनाने के लिए उनका आवास बन जाता है। इन हानिकारकों जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ये अत्यंत कुशल, अपनाने में तेज और सूक्ष्म संख्या में गुणा करने वाले होते हैं। फंगस, वायरस, बैक्टीरिया मिलकर अनगिनत प्रकार के संक्रमण का निर्माण करते हैं। जहां कुछ संक्रमण हल्के होते हैं और जीवन के लिए ऐसा कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं, वहीं कुछ संक्रमण गंभीर होते हैं और अक्सर उपचार में तत्काल के साथ जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। अगर हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी आती है या बाहर से कोई परजीवी प्रवेश करता है, तो हमारे बॉडी या हमारा शरीर उसके प्रति वर्क करता है। प्रतिरक्षा जो होती है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है, उसके खिलाफ कार्य करती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है या कोई वायरस, फंगस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अपोजिट में वर्क करना स्टार्ट कर देती है। किसके कारण से? इम्यूनाइजेशन सिस्टम के कारण, इम्यूनिटी के कारण। अगर हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी, इम्यूनिटी हमारी नहीं फाइट करेगी, तो वो बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर आई है, बाहर से जो भी बाहरी पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर आया है, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चालू कर देगा।
जिससे हमारी बॉडी में क्या होगा, हमें बीमारी हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब कुछ हमको होना स्टार्ट होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं, आमतौर पर मानव को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती है। वायरस के कारण होने वाला वायरस संक्रमण सबसे आम संक्रमण है और 50,000 से अधिक वायरस संक्रमणों की खोज की जा चुकी है। वायरस एक शरीर में आक्रमण करता है और जल्दी से एक कोशिका में स्थिर हो जाता है, नहीं जल्द ही वे कोशिका में प्रवेश करता है। आनुवंशिक सामग्री की रिहाई उन्हें हजारों में गुणा करने में सक्षम बनाती है। वायरस की तरह HPV और EBV सेल को जबरदस्ती एक अनियंत्रित संख्या में दोहराते हैं। रोगों में कुछ रोग तो ऐसे हैं जो पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क या उनके रोग उत्पादक विशिष्ट तत्वों से दूषित पदार्थों के सेवन एवं निकट संपर्क से एक दूसरे व्यक्तियों पर संक्रमित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना, किसी भी तरीके से जा सकता है। अगर एक बीमार व्यक्ति खुले में छींकता है, खांसता है, तो उसके शरीर से जो बैक्टीरिया, जो वायरस निकल रहा है, यदि उसके पास में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है। वो वायरस हवा के अंदर फैलेगा और वही हवा जो ऑक्सीजन के रूप में दूसरा व्यक्ति लेगा उसे भी संक्रमित कर सकता है। जैसे कोरोना वायरस का हम एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्सन इफेक्ट होता है, वो दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके एक चेन बन जाती है। तो हम फिर क्या प्रोटेक्शन लेते हैं कि भाई हमें मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, ये सब करके हम अपने संक्रमण को या इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। संक्रमण की परिभाषा क्या होता है इन्फेक्शन। रोगों में कुछ रोग तो ऐसे हैं जो पीड़ित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क या उन्हें रोग उत्पादन विशिष्ट तत्वों से दूषित पदार्थों के सेवन एवं निकट संपर्क से एक से दूसरे व्यक्तियों पर संक्रमित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होना, और जरूरी भी नहीं है कि एक व्यक्ति इस एनवायरनमेंट में दोनों व्यक्ति मौजूद हो। क्या पता एक व्यक्ति पहले से ही उस हवा के अंदर या उस एनवायरनमेंट में खांस कर या छींक कर जा चुका हो और दूसरा व्यक्ति वहां पर आया हो और वो जीवाणु या विषाणु वहां पर प्रेजेंट हो, और जैसे ही उसने उस जगह को छुआ या सांस ली तो वो इनडायरेक्टली उस पर्सन के अंदर चले जाते हैं। संक्रामक बीमारियों रोगाणुओं से होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में फैल सकती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ और रोग रोगाणु जनित पर एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। परंपरा से ऐसे रोगों को भी संक्रमक कहा जाता है। संक्रमण रोगों के कारणों से बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और सूक्ष्म परजीवी शामिल होते हैं। जंतु बाधा शब्द बड़े पर जीवियों जैसे कीड़ों और कृमि के लिए इस्तेमाल होता है जो शरीर को अंदर या बाहर रहते हैं। संक्रमण का चक्र। संक्रमण कैसे फैलता है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब प्रसार करता है जब रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होता है या स्थानांतरित होता है। जब कीटाणु शरीर को छोड़ने में सक्षम हो, दूसरा उनके पास अच्छे परिवहन के साधन हो, तीसरा और दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट में एक इन्फेक्शन या एक जीवाणु दूसरे शरीर में जा सकता है। नर्सिंग सहायक कीटाणुओं को किसी का शरीर छोड़ना नहीं रोक सकते। जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से नहीं रोक सकते हैं। रोगाणु व्यक्ति के शरीर को तब छोड़ते हैं जब बच्चे खांसी, छींक, अपनी आंत्र को हिलाते हैं और जब उन्हें निकासी घाव हुआ हो। छींक और खांसी पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन आपको टिश्यू पर नियंत्रण होता है जो कोई तब तक उपयोग करता है। जब वे छींकते या खांसते हैं, टिश्यू कीटाणुओं के लिए रास्ता है जिससे वे एक व्यक्ति से दूसरे
में स्थानांतरण होते हैं। टिश्यू आपके हाथों कीटाणुओं के लिए वाहन है, ठीक जैसे ही एक कर स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दवाएं बुढ़ापे और एक शिशु ये कमजोरियां पैदा कर सकते हैं। जो वनरेबल ग्रुप होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या जो कोई ऑलरेडी दवाएं ले रहा है या किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उन्हें इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में जहां शिशु, बुजुर्ग और बहुत बीमार लोग रहते हैं, वहां विशेष संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होता है। जहां पर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग रहते हैं, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, वहां पर इन्फेक्शन कंट्रोल करना जरूरी है। यदि हमारी प्रतिरक्षा मजबूत नहीं होगी तो इजीली से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। अभ्यास प्रश्न 1, संक्रमण फैलने के स्थान कौन कौन से हैं? प्रसव कमरा, शिशु, नर्सरी, मां के क्षेत्र या सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ अबाउट द, मतलब सभी जगह पर इन्फेक्शन फैल सकता है। संक्रमण नियंत्रण अस्पतालों, नर्सिंग होम, सहायक घरों और अन्य स्थानों पर जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है, वहां संक्रमण को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रोगियों, निवासियों, कर्मचारियों और आगंतुकों में संक्रमण या रोगाणु के प्रसार को रोकने का पहला चरण है। उपकरण और आपूर्ति, हम संक्रमण को रोकने के लिए खुली त्वचा सतहों पर जीवाणु रहित ड्रेसिंग का उपयोग कर सकते हैं। हम रोगाणु को प्रसार को रोकने के लिए मरीज के उपकरणों आपूर्ति को स्वच्छ रख सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। स्वच्छता को बनाए रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा विषाणु या कीटाणु नहीं पनपेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में भी उन्हें कठिनाई हो सकती है और इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता, क्यों हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना जरूरी है? रोगाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं और उन्हें देख नहीं सकते। हम नहीं जानते कि कब हम रोगाणु फैला रहे हैं या कब हमें कौन सा रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे जो भी काम करें संक्रमण नियंत्रण का हिस्सा बनकर करें। एक व्यक्ति से दूसरे में रोगाणु प्रसार को रोक सकते हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को धो सकते हैं। एक पर्सन को छूने के बाद दूसरे पर्सन के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे धो सकते हैं, या हमने किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, ताकि हम और हमारे जो भी सहकर्मी हैं उन्हें हम इन्फेक्शन कंट्रोल से प्रिवेंट कर सकें। अस्पतालों और नर्सिंग होम में लोगों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि ये संक्रमण अस्पताल और नर्सिंग होम में बहुत तेजी से फैल सकता है। संक्रमण से मौत हो सकती है, अस्पताल में रहने की अवधि लंबी हो सकती है और वे बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। हमारा अपना स्वास्थ्य, सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जो सर्दी या फ्लू के साथ काम पर आते हैं, वे इसे अपने रोगियों में भी फैला सकते हैं। इसीलिए हमें मास्क, हैंड सैनिटाइजिंग और हैंड वॉशिंग का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए। हमें पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना जरूरी होता है, जिससे वे ठीक से रहें और जिनकी हमें देखभाल करते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जब हम अधिक ठंड या फ्लू में काम करते हैं तो हमारी अन्य बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। हम लोग जो हमारे मरीज हमसे पकड़ सकते हैं। अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो हमारे पेशेंट भी हमसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो हमें घर पर रहना चाहिए अगर हमें ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है। वातावरण नियंत्रण, एनवायरमेंटल कंट्रोल, किस तरीके से हम एनवायरमेंट में कंट्रोल कर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सभी मरीजों के कमरे को स्वच्छ और आरोग्य बनाए रख सकते हैं, में मदद कर सकते हैं। साफ सुथरे कमरे और एक साफ अस्पताल या नर्सिंग होम में कम रोगाणु फैलता है। जो हमारा रिसेप्शन होता है, फ्रंट डेस्क होता है, उसे हम क्लीन करवा सकते हैं, सैनिटाइजिंग करवा सकते हैं और अस्पतालों के वातावरण में सामान्य अपशिष्ट, खतरनाक सामग्री, धूल, मोल्ड और कीटाणुओं सहित कई प्रदूषण जोखिम होते हैं। सौभाग्य से अस्पतालों में पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करने वाले कई कारकों को भी हम नियंत्रण कर सकते हैं।
और संभवतः प्रदूषण से बचा जा सकता है। हमारे कार्य प्रथाएं सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानक सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न 2, यदि एक सूक्ष्म जीवी एक बीमार को उत्पादन करने के लिए जाना जाता है तो इसे कौन से रूप में संदर्भित किया जाता है? रोगजनक सूक्ष्म जीवी, आम वनस्पति, केवल अ और ब। इसका सही उत्तर है केवल अ और ब। रोगजनक और रोगजनक सूक्ष्म जीवी हमें बीमार कर सकते हैं। मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति, कई बुजुर्ग लोग और वे जिन्हें सांस लेने में समस्याओं का इतिहास होता है, उन्हें निमोनिया और फ्लू के टीके लगवाने चाहिए जो इन आम बीमारियों के खिलाफ रक्षा करेगा। अस्पताल और नर्सिंग होम में लोगों को संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है क्योंकि संक्रमण अस्पतालों और नर्सिंग होम में बहुत तेजी से फैल सकते हैं। संक्रमण से मौत, अस्पताल में रहने की अवधि लंबी होती है और वे बहुत सारा पैसा भी खर्च कराते हैं। हानिकारक कीटाणुओं जो लोगों को बीमार कर सकते हैं रोगजनक कहलाते हैं। वे संक्रमण और बीमारियों फैलाते हैं। वे घाव में संक्रमण, जुकाम, निमोनिया, एड्स, HIV और अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 3, किसी बीमार के कीट या पशु वाहक के रूप में जाना जाता है? फोमाइट, वाहन, वेक्टर, वाहक। राइट आंसर है वेक्टर। संक्रमण नियंत्रण के उपाय, संक्रमण नियंत्रण और मानक सावधानियां प्रक्रियाओं का पालन करें। खतरनाक अपशिष्ट को ठीक से संभालें, नुकीली चीजों को ठीक से संभालें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने रोगियों को स्वस्थ रखें, अपने हाथों को ठीक से धोएं। संक्रमण नियंत्रण के उपयोग में हम फर्स्ट ये पढ़ रहे हैं कि संक्रमण नियंत्रण और मानक सावधानियां प्रक्रियाओं का पालन करें। इन्फेक्शन कंट्रोल और ह्यूमन जो पर्सन्स हैं वो सावधानियां रखकर भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। खतरनाक अपशिष्ट को ठीक से संभाले, जैसे अगर किसी का अपशिष्ट है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसे ध्यान से कैरी करना है। नुकीली चीजों को ठीक से संभाले, जो अगर नुकीली चीजें अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लग गई तो उसको क्या होगा, उसका जो अपशिष्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। उससे क्या होगा, उसके आसपास के लोग भी उस प्रोडक्ट से या उस पदार्थ से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या जो भी जीवाणु या विषाणु उसके शरीर के अंदर थे वो बाहर भी फैल सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने रोगियों को स्वस्थ रखना है और अपने हाथों को ठीक से धोना है ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। फिर हम देखते हैं मानव सावधानियां। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानव सावधानियां का पालन करना चाहिए जब वे रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थ वाली चीजों को संभाले या फेंके। सभी शरीर के तरल पदार्थ संक्रमण को परिवहन करते हैं, इसीलिए आपको मानव सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप किसी भी ऐसे पदार्थ को हाथ में लेते हैं जिनसे संक्रमण हो सकता है तो उस शरीर तरल पदार्थ को कुछ उदाहरण है। शरीर के तरल पदार्थों को कुछ उदाहरण जैसे कि रक्त, मल, घाव से निकलने वाला पानी, नाक से स्राव, लार, थूक, आंसू, मूत्र, उल्टी, स्तन का दूध, फेफड़ों, पेट, रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र आदि से लिया गया तरल पदार्थ। अगर हम इनमें से किसी भी ऐसे पदार्थ या प्रोडक्ट या लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें प्रोटेक्शन यूज करना है। मानव सावधानियों के चरण, हर मरीज के संपर्क में आने और बाद में हमें क्या करना है, हाथों को धोना है। दस्ताने हाथ धोने का विकल्प नहीं है। हर कार्य के पहले और बाद में हाथ धोएं। जब भी आप किसी भी शरीर के तरल पदार्थ को छुएं जिसमें मूत्र बैग, मूत्रालय या बिस्तर पेन को खाली भी शामिल है, दस्ताने पहने। प्रत्येक उपयोग के बाद उचित तरीके से अपने दस्ताने निकालें और उन्हें फेंक दें। अधिकांश अस्पताल और नर्सिंग होम दस्तानों और अन्य सभी चीजों को नुकीली न हो उन्हें फेंकने के लिए लाल बैग का उपयोग करते हैं। दस्तानों का प्रयोग कभी भी एक बार से अधिक नहीं करें। उन्हें हर उपयोग के बाद फेंक दिया जाना चाहिए। उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मास्क आंखों की सुरक्षा
और चेहरे की ढाल जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें यदि आप रोगी की देखभाल गतिविधि के करीब हैं जिसमें शरीर के तरल पदार्थ के छींटे या छिड़कना शामिल हो। जब आप CPR या बचाव सांस दे रहे हैं तो विशेष मास्क या एम्बू बैग का प्रयोग करें। तुरंत सभी एकल उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों इस्तेमाल के तुरंत बाद फेंक दें। गाउन पहने जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रही हों जिसमें शरीर के तरल पदार्थ से आपके कपड़े खराब होने की संभावना हो, आपको प्लास्टिक गाउन पहनना चाहिए जब शरीर घाव गीला हो, या प्लास्टिक गाउन शरीर के तरल पदार्थों को आपके कपड़े या वर्दी के अंदर नहीं जाने देते हैं। गाउन को हटाएं और फेंक दें। गाउन हटाने के तुरंत बाद अपने हाथ को धो लें। रोगी देखभाल के उपकरण और आपूर्ति। रोगी देखभाल के सभी गंदे उपकरणों को ध्यान रखें जिससे कि वे आपके कपड़े या अन्य मरीजों को नहीं छुएं। सभी रोगी देखभाल के एकल उपयोग उपकरणों और आपूर्तियों को उचित तरीके से फेंकें। एक मरीज के साथ एकल उपयोग रोगी आपूर्ति का प्रयोग करें। ये उपकरण किसी अन्य मरीजों के साथ प्रयोग ना करें। सभी रोगी देखभाल की चीजों जैसे मूत्रालयों और बिस्तर पैन पर रोगी का नाम और कमरा नंबर लिखें। रिसेप्शन स्टाफ की ये जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ रहा है जैसे हेपेटाइटिस B या HIV एड्स या कोरोना वायरस से, तो उसे आइसोलेट करके रखें। उसे सभी को बता दें, नर्सिंग स्टाफ को, कि इसकी किस तरीके से केयर करनी है। हस्तांतरण सावधानियां। जब व्यक्ति में संक्रमण हो तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, तब मानव सावधानियों के अलावा विशेष हस्तांतरण सावधानियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विशेष हस्तांतरण सावधानियां तब जरूरी है जब व्यक्ति को TB, गंभीर वायरस संक्रमण, कंठमाला या कोई अन्य बीमारी हो जो दूसरों को बहुत जल्दी पकड़ सकती है। इन विशेष सावधानियों के साथ लोगों को आमतौर पर निजी कमरे में रखा जाता है। सावधानियों के 3 प्रकार होते हैं: हवाई, बूंद, संपर्क या छूना। अपने स्वयं के खाने पीने की चीजें रोगी देखभाल के देश क्षेत्रों से बाहर रखें और केवल कर्मचारियों के फ्रीज में रखें। इन चीजों को दवा रेफ्रिजरेटर या रोगी फ्रीज में नहीं रखा जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी व्हीलचेयर, बेड, रेलिंग, वॉकर नियमित रूप से सफाई कर्मचारी या अस्पताल या नर्सिंग होम में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साफ रखे जाएं। विशेष अपशिष्ट संचालन। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी सभी को चाहिए कि शरीर के सभी तरल पदार्थ और कचरे या कूड़े को फेंक देना चाहिए अगर वे कीटाणुओं से संक्रमित हैं। आपको सभी गाउन, दस्ताने, मास्क, पट्टियां और अन्य चीजें तेज धार वाली वस्तुओं विशेष लाल बैग में फेंकनी चाहिए। इसे लाल कचरे बैग में खतरनाक अपशिष्ट होता है। इन विशेष लाल बैगों को उन लोगों द्वारा सुरक्षित रूप से हिलाया या संचालित किया जाता है जिन्हें उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नुकीले चीजों का संचालन। संक्रमण को रोका जा सकता है जब हम तेज धार वाली वस्तुओं और चीजों को जैसे सुइयों का इस्तेमाल और उसे फेंकना उचित तरीके से करें, क्योंकि सुइयां और तेज वस्तुएं लाल कचरा बैग के माध्यम से बाहर आ सकती हैं। उन्हें कठोर पंचर रहित कंटेनर में रखा जाना चाहिए। ऐसे कई कठोर लाल कंटेनर रोगी के कमरे को दीवारों पर पाए जाते हैं। ये तेज वस्तुएं खतरनाक अपशिष्ट के रूप में भी जानी जाती है। स्वयं को स्वस्थ रखना है। यहाँ कोई ऐसी चीजें हैं जो आप स्वयं स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। जब आप स्वयं को स्वस्थ रखते हैं तो आप आसानी से कई संक्रमणों से लड़ सकते हैं। जब आप स्वस्थ हैं तो आपके रोगियों को कई बीमारी या संक्रमण नहीं हो सकता है। संक्रमण नियंत्रण में PRA की भूमिका। चोट लगे घाव को तुरंत धोए जाना चाहिए या घाव से खून निकलना नहीं चाहिए। यदि त्वचा में संदूषण हो जाए तो उसे क्षेत्र को तुरंत धो ले। नाक या मुंह पर बौछार पानी के साथ किया जाने से खून निकलना चाहिए। आंखों में साफ पानी, नमक या रोगाणु रहित उत्तेजक पदार्थों की बौछार की आवश्यकता होती है। सुई, छड़ी और तेज चोट में
खून जनित संक्रमण जैसे एड्स, HIV, HBV और दूसरे संक्रमणों का जोखिम बढ़ सकता है। तेज चोटों के बारे में सूचना दी जानी चाहिए। अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण के लिए निगरानी की जाती है और निगरानी डेटा का क्या महत्व होता है। उपकरणों की सफाई और परिशोधन, सुरक्षात्मक बांट पाव को पहनना जाना चाहिए। हैंड हाइजीन के सिद्धांत। PRA के लिए एक हैंड हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट होती है? हम कितने इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, कितनों के नहीं, ये हमें नहीं पता होता है, इसीलिए हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखनी होती है। हैंड हाइजीन मतलब हाथों की स्वच्छता। हैंड हाइजीन का मतलब होता है हाथों की स्वच्छता। हम हमारे हाथों को स्वच्छ रखकर अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं, संक्रमण से बचा सकते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी, देखभाल करता या रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखभालकर्ता को स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह सही तरीके से समय समय पर हाथों को स्वच्छ कर हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं। सही समय पर करने से सक्षम होना चाहिए। यदि हाथों पर गंदगी नजर नहीं आ रही हो तो क्या कर सकते हैं हम? हैंड सैनिटाइजिंग कर सकते हैं। हाथों को अल्कोहल आधारित सॉल्यूशन से धोना चाहिए। इससे साथ ही जल्दी से साफ होते हैं और इससे क्या होगा? हाथ जल्दी से साफ हो जाएंगे। और यदि हमें लगता है कि हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, हमें बहुत टाइम हो गया है हैंड वॉशिंग किए हुए, तो हम हाथ को साबुन और पानी से भी धो सकते हैं। हैंड वॉशिंग करने के तरीके। अपने हाथों को चलते हुए पानी से गीला करेंगे, लिक्विड बार या सोप को रूप में साबुन लगाएंगे, अच्छी तरह झाग बनाएंगे और हाथों को रगड़ेंगे। कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह रगड़ेंगे। सभी सतहों को रगड़े जिनमें हाथों का पिछला हिस्सा, कलाइयां और उंगलियां के बीच के हिस्से, नाखून शामिल हैं। अब हम बहते हुए पानी के अंदर हाथों के साबुन को साफ करेंगे। अपने हाथों को साफ एवं डिस्पोजेबल तौलिए या एयर ड्रायर से सुखाएंगे। स्वयं को संवारने और रखरखाव की तकनीक विकसित करना। जब हॉस्पिटल रिसेप्शन स्टाफ वेल ग्रूम्ड रहेगा तभी तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यदि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी मरीज या उसके सह रिश्तेदार आते हैं तो वो क्या देखते हैं? हॉस्पिटल स्टाफ या फ्रंट डेस्क वर्कर्स के पास ही डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। यदि वही साफ सुथरे नहीं होंगे या अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल का जो इमेजिन है वो किस तरीके का होगा? अच्छा नहीं होगा। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता है। मतलब अपन किस तरीके से किसी पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं? वेल ग्रूमिंग से। अगर हम खुद ही वेल ग्रूम्ड नहीं होंगे, हमारा खुद का ही अच्छी तरीके से पहनावा और हमारा जो भी वेल ग्रूम्ड या जो हमारी इम्प्रेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी तो हमारा प्रभाव कम हो जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसे व्यक्तिगत देखभाल के रूप में भी जाना जाता है, में निम्नलिखित सभी शामिल है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है? नहाना, बालों की देखभाल, नाखून की देखभाल, पैरों की देखभाल, जननांग देखभाल, दंत चिकित्सा देखभाल। अगर जो PRA है या अपनी इमेजिन है वो अच्छी नहीं होगी, अपने बाल वेल ग्रूम्ड नहीं होंगे, अपने नाखून अच्छे से साफ नहीं होंगे, लंबे लंबे होंगे या गंदे होंगे, तो वो क्या करेंगे? अपन को एक इन्फेक्शन भी देंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर को साफ रखती है और इसके प्रसार को रोकने में मदद करती है। रोगाणु, ग्रूमिंग, नाखून और बालों की देखभाल करना है। इन गतिविधियों का उदाहरण होंगे बालों को स्टाइल करना, शेविंग करना, ट्रिम करना और नाखूनों को पेंट करना। अच्छी स्वास्थ्य को बनाए रखने में निम्नलिखित क्षेत्र भी शामिल होते हैं: पोषण अच्छी तरीके से लेना, अवकाश, मनोरंजन के अवसर, नींद और व्यायाम। यदि एक व्यक्ति अच्छी तरीके से पोषण ले, उसका डे ऑफ टाइम टू टाइम हो, मनोरंजन के अवसर मिलते रहे,
नींद अच्छे से ले, व्यायाम करें तो वह खुद ब खुद ही स्वस्थ रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई कारक हैं जो अच्छा महसूस करने में भी हमें मदद करते हैं या हमारा योगदान करते हैं। अच्छा महसूस करना और अच्छा दिखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमें क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिलता है, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, ईमानदारी और जिम्मेदारी का रुतबा बनता है, आत्म निर्णय लेने का मतलब सेल्फ डिसीजन लेने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अगर हम खुद ही स्वच्छ नहीं रहेंगे, वेल ग्रूम्ड नहीं रहेंगे या हमारी हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो हम क्या हो सकते हैं? हम खुद बीमारियों से घिर सकते हैं और हम पेशेंट को केयर नहीं दे पाएंगे या उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और लाभ। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि अभी कोरोना टाइमिंग में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। जो रिसेप्शन स्टाफ था उसको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे दस्ताने, गाउन, चश्मा, मास्क, ये फेस शील्ड, ये सब कुछ लेकर वर्क करना पड़ रहा था ताकि वो खुद को कोरोना वायरस से बचा सके। आपके कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निवेश करने के कई लाभ हैं और इसके हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। याद रखें, आपका लक्ष्य अपने कर्मचारियों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्वास्थ्य के लिए किसी भी जोखिम को कम करते हैं हुए कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संक्रमण नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको, रोगी को, आपके कर्मचारियों और विजिटरों को बीमारी से बचाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हैं? दस्ताने, गाउन, चश्मा, मास्क और चेहरे की आवरण शामिल है। अपने आप को सामान्य संक्रमणों से बचाने के लिए रोगों के खिलाफ टीकाकरण करना आवश्यक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम एक टीकाकरण प्रोग्राम है जिसे भारत सरकार द्वारा 1985 में लॉन्च किया गया था और 1992 में ये बाल सुरक्षा और मातृत्व सुरक्षा का एक मुख्य हिस्सा बन गया और वर्तमान में ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का 2005 से मुख्य अंग बन गया है। इसके अंदर कौन कौन से टीकाकरण सहायक होते हैं वो हम बताएंगे आपको। BCG बैसिलस कालमेट गुएरिन वैक्सीन लेना कंपलसरी होता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, DPT वैक्सीन, डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टेटनस वैक्सीन, TT वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन। ये वैक्सीन हम लगाकर क्या कर सकते हैं? खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और मरीजों को भी हम क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।